अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। यूक्रेन वॉर में एक नई पेशरफ्त सामने आई है। एक्स प्रेसिडेंट यूक्रेन के जो हैं उन्होंने ये बात की है कि क्योंकि यूक्रेन की वॉर में रशिया का जीतना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हम वॉर को जो है वो आखिरी फ्रंटियर तक ले जाने के लिए तैयार हैं, और इसके लिए हमें इवन पोलैंड की सरहद तक भी पहुंचना पड़े तो वो भी हम करेंगे। इस खबर का हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। मेडवेडेव उन्होंने फ्लोट किया ये आइडिया कि टू पुश बैक पोलैंड्स बॉर्डर्स, यानी कि इतना आगे हम चले जाएं कि पोलैंड की बॉर्डर को हम टच कर लें। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डिमिट्री मेडवेडेव, और अब वो इस वक्त डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ रशियन सिक्योरिटी काउंसिल हैं, और उन्होंने ये इज़हार ख्याल किया। उन्होंने बोला कि ये जो यूक्रेन की वॉर है, विक्ट्री विल बी अचीव्ड एंड इट हैज़ टू बी, मतलब कि ये ज़रूरी है कि इसके लिए करें। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया है दैट टफ negotiations with Ukraine and the West would culminate in some kind of agreement, but he said that the deal would lack fundamental agreements on real borders and not amount to any overarching European security pact, making it vital for Russia to extend its borders now. यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जिस बॉर्डर के ऊपर हम यूक्रेन की वॉर जो है लड़ रहे हैं, उस बॉर्डर्स के ऊपर अगर हम कोई किसी किस्म की विक्ट्री हासिल कर भी लेते हैं और उसके बाद उस बेसिस पे हम यूरोपियन यूनियन के साथ या नेटो के साथ कोई बातचीत करते हैं, कोई फाइनलाइज करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो एक देर पा सलूशन नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने कहा है कि अगर हमें that is why it is so important to achieve all goals of special military operations, to push back the borders that threaten our country as far as possible, even if they are the borders of Poland. Like मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाती हूँ कि ये इस वक्त हालिया यूक्रेन वॉर का ये नक्शा मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरफ रशिया है और ये सारा यूक्रेन का बॉर्डर है, और यूक्रेन के अंदर घुस के और इसके ये जो ईस्टर्न साइड है सारी पूरी बॉर्डर, इसके ऊपर कई कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के रशिया इस वक्त ये जंग लड़ रहा है। और आप ये समझें कि ये जो जंग है ये मुकम्मल तौर पे यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही है, ना ही वो रशिया के टेरिटरी में लड़ी जा रही है और ना ही किसी और मुल्क की टेरिटरी में लड़ी जा रही है। तो अब मसला ये है कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो उस वक्त मिन्स एग्रीमेंट के नाम से एक यानी कि एक सजेशन सामने आई थी कि इस ये जो बीच का एरिया है इस तरह से इसको एक बफर जोन बना दिया जाए और इसमें काफ़ी किलोमीटर्स का एक बेल्ट बना दी जाए इधर, जिसको हम बफर जोन करार दे दें। और इस बफर जोन का ये फ़ायदा होगा कि अब जितना कि रशिया अंदर घुस आया है तो ना रशिया यहाँ से अब आगे यूक्रेन के अंदर मज़ीद घुसे और ना यूक्रेन की फोर्सेस लड़ने के लिए इस बफर जोन को क्रॉस करके इस ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर आए जिन पे के इस वक्त रशिया का कब्जा है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, दोनों साइड्स एक दूसरे बफर जोन उन्होंने नहीं बनाने दिया दोनों साइड्स ने, और वो एक दूसरे से लड़ती रहीं। अब लेकिन बहुत सारे माहिरीन का ये एनालिसिस होता है और ख्याल होता है कि अगर कोई भी इस में सीज फायर की बात होती है इस वॉर के अंदर, तो वो इस सूरत में होगी कि ये दोबारा से इसी किस्म का कोई बफर जोन बना दिया जाएगा, क्योंकि रशिया किसी भी सूरत इन प्रोविंसेस को खाली करने के लिए तैयार नहीं होगा। और दूसरी तरफ यूक्रेन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी तरह से भी रशियन फोर्सेस को यहाँ से निकाल सके। तो अगर हमने वक्ती तौर पे या किसी भी लिहाज से इस जंग को अगर हमने रोकना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक बफर जोन यहाँ पर बना दें और दोनों पार्टीज को कह दें कि इस बफर जोन को कोई भी क्रॉस नहीं करेगा, और बाकी जो मामलात हैं वो टेबल्स पे बैठकर हम आहिस्ता आहिस्ता विद इन सम ईयर्स विद इन सम मंथ्स इसको हल करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है
रशिया का जो ये जो मेडवेडेव ने इस वक्त ये एक नई बात की है, वो इसी चीज़ के ऊपर इशारा कर रही है कि रशिया का ये ख्याल है कि अगर हम इस तरह का बफर जोन बना लें या इसी बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर हम लड़ाई कर रहे हैं, इसके ऊपर हम इस जंग को ख़त्म कर लें और अनाउंस कर दें कि रशिया कह दे कि हम जीत गए हैं क्योंकि हमने ये सारा इलाका ले लिया है, या यूक्रेन कह दे कि हम जीत गए हैं क्योंकि हमने ये यहाँ तक के सारे इलाके ले लिए। तो ये जो भी एग्रीमेंट होगा, ये जो भी पीस होगी, वो कोई परमानेंट बेसिस पे पीस नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ना इसमें रशिया को इत्मीनान होगा, ना रशिया को या ना यूक्रेन को इत्मीनान होगा, और दोनों साइड्स किसी भी टाइम जो है वो दोबारा उनके बीच में लड़ाई शुरू हो सकेगी। लिहाजा उनका ये ख्याल है कि रशिया को ही ये करना पड़ेगा कि वो इस बॉर्डर पे रुके ना रहे, बल्कि आगे को जाए, और इतने को आगे को जाए कि उसकी विक्ट्री जो है वो यकीनी बन जाए। ये आपको मैं गूगल अर्थ से दिखा रही हूँ, ये यूक्रेन है, ये ईस्टर्न पार्ट की ये एक बेल्ट है जिसमें ये काखोवा डैम यहाँ पर है, डेनेप्रो रिवर पे जो बर्स्ट हुआ पिछले दिनों। तो ये जो ईस्टर्न बेल्ट है, यही है इस वक्त जो जिसके ऊपर रशिया का कब्जा है। मगर ये बाकी तमाम यूक्रेन जो है, ज़ाहिर है ये तो आज़ाद है और ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है, और इसके साथ ही आप देखें इसके बॉर्डर के साथ पोलैंड मिलता है। अब अगर रशिया ये कह रहा है कि हम यहाँ से आगे चढ़ के और ये चढ़ाई करते करते हम यूक्रेन को पूरे उसके इस बॉर्डर तक हम अपनी फौजों को ले आए, जो कि बॉर्डर पोलैंड का बॉर्डर है, पोलैंड की तरफ हम मिल जाएं, तो फिर शायद हम इस बॉर्डर पर आकर कोई ऐसा पैक्ट या ऐसे एग्रीमेंट पे पहुंच जाएंगे जो कि एक फाइनल और एक देर पा किस्म का एग्रीमेंट या पीस डील होगी। तो बहरहाल ये एक बहुत ही तशवीशनाक सी बात है। जाहिर है यूक्रेन अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। अगर ये साइड समझती है, रशियन साइड के उनकी सॉवरेनिटी के ऊपर या उनके सिक्योरिटी के ऊपर यूरोपियन यूनियन या नेटो ने हमला किया है यूक्रेन के अंदर अपनी सारी कार्रवाइयाँ डालने की वजह से, तो उसी तरह से यूक्रेन भी हक बेजानिब होगा कि वो ये कहे कि हमारी ज़मीन के ऊपर आकर कब्जा करना ये भी एक नाजायज़ बात है। तो लिहाजा दोनों की यहाँ पर फॉल्ट्स भी हैं और दोनों के यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, दोनों की कुछ जायज़ बातें भी हैं जिनको बैठ कर के जायज़ तरीके से हल करना चाहिए। और सबसे बेस्ट यही रहेगा कि यूरोपियन यूनियन और नेटो जो है ये इस वक्त पीछे हट जाएं और ये कहने से बाज आ जाएं कि हम यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है, बहुत बड़ी थ्रेट दे दी है रशिया ने। ऑफ कोर्स ये कोई आसान थ्रेट नहीं है, बिकॉज इस वक्त तो ये वाली ईस्टर्न बॉर्डर को संभालना भी इस वक्त रशिया के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। डेली कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिससे पता चलता है कि रशिया शायद मतलब नुकसान हो रहा है रशिया को, या कभी लगता है कि यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। तो इस पूरी वॉर को पूरे यूक्रेन पे फैलाकर और यहाँ तक आना ये कोई आसान बात या नहीं है, और ना ही कोई मजाक की बात है। लेकिन बहरहाल इन्होंने अपनी तरफ से एक थ्रेट दे दी है। लेकिन इसी के पस मंज़र में मैं आपको बताऊं कि ज़ेलेंस्की जो है वो मुस्तकिल दबाव डालता रहा है यूरोपियन यूनियन में पर कि आप लोग जो है सबसे पहले तो यही करो कि हमें जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाओ, बिकॉज ये जंग तो शुरू ही इस बात पे हुई थी कि यूक्रेन ने कहा था कि हम यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर बनना चाहते हैं। तो अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस जंग को शुरू हुए हुए, और यूक्रेन ने इस मामले में बहुत ज़्यादा यानी कुर्बानियाँ दे दी हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान और हर तरह का नुकसान उठा चुका है यूक्रेन। तो अब भी प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले आपसे एक और खबर शेयर करती हूँ कि यूक्रेन के अंदर ये यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कमीशन की हेड जो हैं उर्सुला वॉन डर लीयन आई थी कुछ अरसे पहले, कुछ महीने पहले उनकी मुलाकात हुई थी ज़ेलेंस्की से, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा अच्छा यानी कि खुशाइंद बातें नहीं की। उन्होंने यही मैसेज उस वक़्त
زیلنسکی کو ملا کہ جو یہ گول وہ سیٹ کر رہا ہے کہ وہ EU کے اندر 2 سال کے اندر اندر EU کا ممبر بن جانا چاہتا ہے، وہ بڑا ایمبیشس گول ہے، اور EU کی ڈفرینٹ ممبر کنٹریز کی طرف سے اس کو یہ میسج ملا کہ یہ اتنا ایمبیشس گول اپنے ذہن پہ نہ رکھو، اور یہ کہ بڑا مشکل ہے، بہت سارے سٹیپس ہیں، بہت لمبا یہ پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر نو شارٹ کٹس آن جوائننگ، یہ چیز جو ہے آفیشلز نے اس کو وارن کر دیا تھا اس ملاقات سے پہلے ہی۔ تو لہٰذا جس خوش فہمی میں زیلنسکی تھا، جس خوش فہمی میں یوکرینین گورنمنٹ کو رکھا گیا اس جنگ کے شروع ہوتے وقت کہ ہم فوراً اور تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے، تو اگر یہ پہلی چیز جو کہ ایک زبانی چیز ہے کہ آپ اس کو ممبر تو بناؤ، وہی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اس وقت یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ یورپین کوڈ جو ہے وہ یوکرین کو جو ہے سیکیورٹی گارنٹیز دینے کے لیے آمادہ ہے، اور وہ برسر پیکار ہے اس وقت، اور وہ کوڈ کون سا ہے؟ وہی US، برٹن، فرانس، جرمنی، یہ چاروں ملک جو ہیں یہ یورپین کوڈ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس وقت، حالانکہ US تو یورپ کا حصہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کوڈ کا یہ کہنا ہے کہ ہم اب اپنے طور پر جو ہے EU کو پیچھے رکھ دو، یورپین یونین کو اس وقت پیچھے رکھو، نیٹو کو اس وقت پیچھے رکھو، ہم چاروں مل کر کے اس وقت زیلنسکی کو جو ہے گارنٹیز دیتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ نہ صرف یہ اس جنگ کے دوران اور اس جنگ کے سلسلے میں تمہاری مدد کر رہے ہیں، ہر صورت میں فائنینشیل بھی، ملٹری بھی، ہر طرح کی، یہ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں جاری رہیں گی۔ فارملائز their military and economic support for Ukraine, keeping it flowing even after the fighting stops. However, neither a bilateral deal nor multilateral agreement would have the legal force of a treaty. مگر یعنی کہ یہ جو ہم ڈیل کریں گے، ملٹی لیٹرل کہہ لو یا بائی لیٹرل کہہ لو، اس طرح کی کوئی بھی ڈیل جو اس کوڈ یا کسی کوڈ ممبر اور یوکرین کے بیچ میں ہوگی، وہ ٹریٹی کی شکل میں نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ ایسا بائنڈنگ چیز نہیں ہوگی جس کے اوپر ان کو پکا رہنا پڑے، بلکہ یہ ایک سمجھ لو کہ خیر زغالی والی بات ہو گئی۔ تو اس طرح سے اگر ایسا ہو رہا ہے تو یوکرین اس وقت جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، اور زیلنسکی نے یہ قدم اٹھا کر اس جنگ میں جو کود کر کے اور اپنی پوری قوم کو اپنے ساتھ اس جنگ کے اندر اس نے جو دھکیلا ہے، اب وہ کئی طریقے سے وہ پریشان ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ اس کے لوگ روزانہ مارے جا رہے ہیں، اس کی فوجی روزانہ مارے جا رہے ہیں، اس کی شہر کے شہر وہ تباہ ہو رہے ہیں، ولیجز تباہ ہو رہی ہیں، اور اب یہ بالکل لیٹسٹ آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیم کاکورا والا جو ہے وہ بھی برسٹ ہو گیا، تو ہیومینیٹیرین کرائسس بہت زیادہ ہے یوکرین کے اندر۔ سو لیٹ سی کہ یورپین یونین اور یہ کوڈ اور یہ لوگ جو ہیں واقعی میں یوکرین کی مدد کریں گے صحیح معنوں میں، یا اس کو اکیلا چھوڑیں گے اس وار میں، اور دوسری طرف رشیا کی جو تھریٹس ہیں وہ اس طرح سے آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔